दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज से 80 साल पहले देश में एक ऐसी घटना घटी जिसने बुझ चुकी आजादी की लड़ाई की आग में दोबारा से गर्मी भर दी और देश को उस मकाम पे खड़ा कर दिया, विद्रोह के उस मकाम पे खड़ा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और मजबूर होना पड़ा देश छोड़ने के लिए, देश को आजादी देने के लिए। ऐसे हालात पैदा किए। आज बात करेंगे नेवल रेटिंग्स की। जब ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी जो थी, ब्रिटिश की भारतीय नेवी, उसमें विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 को और एक ऐसे आंदोलन की नींव पड़ी जिसने अंततः देश की राजनीति की दिशा बदली और अंग्रेजों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी इस देश को खाली करना अवश्यंभावी हो गया, इनएविटेबल है, नहीं तो कोई अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा। 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश के रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ और इसकी शुरुआत हुई भूख हड़ताल से। शुरुआत तो ऐसे भी कि ठीक से वहाँ खाना पीना नहीं मिलता था। ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी के जो भारतीय मूल के सैनिक थे उनके साथ सौतेला दुर्व्यवहार होता था, उनके प्रमोशंस नहीं होते थे, नस्ली भेदभाव किया जाता था और सैलरी भी उस तरह से नहीं दी जाती थी। शुरुआत इस तरह से हुई, लेकिन यह वही समय था जब लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों, कमांडर्स सहगल, शाहनवाज और ढिल्लन का ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था और देश की भावनाएं उबाल मार रही थी। ऐसे टाइम पर रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह होता है। एक छोटी सी शुरुआत होती है, धीरे धीरे करीब जो अंदर के पानी पर जहाज़ों के अंदर हुआ था, शिप में, बाहर जितना भी व्यवस्था थी उनके, वहाँ पर विद्रोह फैल गया और धीरे धीरे ब्रिटिश उनके जो रॉयल इंडियन नेवी के जहाँ जहाँ कोस्ट पर थे, जैसे कोलकाता में, बॉम्बे में, कराची में, कोचीन में, मद्रास में, विशाखापत्तनम में, हर जगह से विद्रोह की शुरुआत होने लगी और एक छोटा सा विद्रोह शुरू हुआ था भूख हड़ताल को लेकर के। लेकिन जिस तरह से आग फैलने लगी, धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में जो जहाँ भी नेवी का इनका स्टेशन था वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया और बॉम्बे में लोग सड़कों पे आ गए और इन सैनिकों को, इन जो नेवी के जो नौसैनिक थे, उनको देख करके बॉम्बे की जनता भी सड़कों पर आ गई और बड़े पैमाने पर विद्रोह का बिगुल बजने लगा। अंग्रेजी सेना हरकत में आई लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई। इसी बीच विद्रोह बॉम्बे की सीमाओं से बाहर जाकर के कोलकाता में शुरू हो गया, मद्रास में शुरू हो गया, कोचीन में शुरू हो गया, कराची में शुरू हो गया, विशाखापत्तनम में शुरू हो गया। जहाँ जहाँ भी नेवी के स्टेशन थे वहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया और बॉम्बे में कई स्थानों, कोलकाता में भी पीस्ड बैटल, आमने सामने लड़ाई होने लगी अंग्रेजी सेना से और भारतीयों से। अब जो प्रदर्शनकारी थे, देखिए यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि जो नेवल रेटिंग्स थी जिनको कहते हैं, या जो नौसैनिक थे, वो सुभाष चंद्र बोस की फोटो लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को सामने रख करके सड़क पर जो विद्रोह कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे या अंग्रेजों से सीधे लोहा ले रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के फोटो के साथ वो चल रहे थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज ये छुपा हुआ था कि आप देखिए यहाँ पे घटनाएं क्या घटती हैं। सन 42 का 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था, फेल हो चुका था। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, करो या मरो का, उस नारे के बावजूद भी क्विट इंडिया मूवमेंट फ्लॉप हो गया।
वो उसका असर खत्म हो चुका था। देश में शांति छा गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की स्थिति में आ रहा था। और फिर से जब शुरू हुआ, लाल किले पर सहगल शाहनवाज भुट्टो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर्स थे, उनके ऊपर विद्रोह का और देशद्रोह का मुकदमा चलने लगा। उससे देश की भावनाओं में चिंगारी आग जलने लगी। लोग उनके बचाव में खड़े होने लगे कि इनको किसी भी कीमत पर सजा नहीं होनी चाहिए। यही वक्त था जब नेवल रेटिंग्स में या नौसैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। और यही वजह थी कि अंग्रेजों की खुफिया जो तंत्र था, वहां से उनको सूचना मिली कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बहुत बड़ा जन विद्रोह होने वाला है। और ये विद्रोह आम जनता तक सीमित नहीं रहेगा। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक हैं, उस टाइम पर करीब 25 लाख, क्योंकि दुनिया भर के तमाम देशों में, तमाम हिस्सों में वर्ल्ड वार II द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान सैनिक भेजे गए थे, तो बहुत बड़े स्तर पर उनकी भर्ती की गई थी। और 25 लाख के आसपास भारतीय मूल के सैनिक थे ब्रिटिश सेना में। अफसर तो वो होते थे, लेकिन सैनिक भारतीय थे। और उन सैनिकों में अब विद्रोह की आग जलने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय माहौल बन गया और रेटिंग्स ने इसकी शुरुआत कर दी। इसी बीच दो बहुत बड़ी उपलब्धियां इस रेटिंग की। एक तो जब 42 का आंदोलन नाकामयाब हो गया, असफल हो गया, तो देश में सांप्रदायिक हिंसे भड़क रहे थे। जिन्ना अपनी मांग को मनवाने के लिए, अंग्रेजों पे दबाव बनाने के लिए, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए कम्युनल वायलेंस को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो भड़का रहे थे जगह जगह जा कर के। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, या सांप्रदायिक हिंसा के चपेट में कई हिस्से थे। और कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। यही वक्त था जब नेवल रेटिंग्स में जब नौसैनिकों ने विद्रोह किया, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम साथ आए। सब ने कंधा से कंधा मिला करके तमाम आपस के भेदभाव, आपस के मतभेदों को मिटा करके लोग सड़कों पर निकले और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही। दूसरी उपलब्धि ये रही कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बड़े विद्रोह की आशंका ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब यहां से निकलने में ही भलाई है। उनको खुफिया स्तर पर यह जानकारी मिल चुकी थी कि अगर ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों ने विद्रोह किया तो एक भी अंग्रेज का यहां से जिंदा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, जन भावना उमड़ने लगी, उनको व्यापक समर्थन मिलने लगा। करीब 18 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक विद्रोह चलता रहा, 5 दिन तक। सरेंडर किया बाद में। इस 5 दिनों के दौरान जो माहौल बना देश में अंग्रेजों के खिलाफ, वो अब तक कभी नहीं बना था। खास तौर से तो महात्मा गांधी जी के तीनों आंदोलन में तो बिल्कुल ही नहीं बना था, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, और चाहे क्विट इंडिया हो 1942। किसी में भी इस तरह का भावनात्मक ज्वार नहीं आया था। एक आशंका बहुत तेजी से प्रबल होने लगी कि सारे सैनिक सुभाष चंद्र बोस का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उनके नेतृत्व में सैनिक विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश के खिलाफ हमले करेंगे, ब्रिटिश को मारकर यहां से भगाएंगे। ये बात नेहरू गांधी को भी पता चली, कांग्रेस के अन्य नेताओं को पता चली, यह बात मुस्लिम लीग को पता चली, यह बात जिन्ना को भी पता चली, मोहम्मद अली जिन्ना को। अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के सामने, जो कि पाकिस्तान बनाने का सपना संजो चुके थे, जो लगातार प्रयास में थे कि किसी तरह से देश का बंटवारा हो और वो पाकिस्तान बन जाए, उनको भी भय पैदा हो गया। सिर्फ गांधी और नेहरू में भय पैदा नहीं हुआ सुभाष चंद्र बोस का, सबसे बड़ा भय तो जिन्ना में पैदा हुआ। जिन्ना ये समझ गए अच्छी तरह से कि अगर सुभाष चंद्र बोस आकर के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं तो हमारी राजनीति तो खत्म, और
पाकिस्तान बनाने की तो बात छोड़िए, देश की विभाजन की बात छोड़िए, पाकिस्तान का तो सपना देखना भी मुश्किल हो जाएगा। कि उन्हें यह स्पष्ट था, जिन्ना ने इस बात को, ऐसी बात नहीं हवा में, जिन्ना ने इस बात को अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है। उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर गांधी नेहरू की जगह पाकिस्तान की मांग या अलग पाकिस्तान देश बनाने की बात अगर मैं गांधी नेहरू की बजाय अगर हमें सुभाष चंद्र बोस से करना पड़ता तो पाकिस्तान कभी नहीं बन पाता। ये जिन्ना ने खुद लिखा। अब यहां पर देखिए, इस नेवल रेटिंग जो नौसैनिकों का विद्रोह हुआ, नौसेना में जो विद्रोह हुआ, उसने एक ऐसा अवसर पैदा कर दिया, अवसर क्या, भय पैदा कर दिया इन लोगों में जो सत्ता की लालच में पड़े हुए थे, नेहरू में और जिन्ना दोनों में। और इस पॉइंट पर आप देखिए कि नेहरू और जिन्ना एक हो गए। जहां बात आई सुभाष चंद्र बोस की, वहां नेहरू और जिन्ना एक हो गए। गांधी ने भी उनका साथ दिया कि बोस ना आने पाए। और गांधी ने, नेहरू ने जाकर के, जिन्ना ने अंग्रेजों को ये साफ संदेश दिया कि अगर सुभाष चंद्र बोस आ गए तो सबका खेल खत्म, इनकी राजनीति खत्म, चाहे जिन्ना की राजनीति हो, चाहे नेहरू की राजनीति हो, गांधी जी भी, और पाकिस्तान तो कभी बन नहीं पाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं जाएगा। अंग्रेजों को और डराया उन्होंने। हो सकता है कि ऐसा न भी होता, सुभाष चंद्र बोस इतने कच्चे खेलने वाले नहीं थे कि मासूम लोगों को मार देते, लेकिन अंग्रेजों के मन में ये भय पैदा किया नेहरू ने कि अगर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जैसी बात आ रही है, छन के सुना जा रहा है कि सैनिक गुस्से में हैं और किसी भी टाइम पर वो विद्रोह कर सकते हैं, तो यदि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ तो कोई अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सत्ता के ट्रांसफर करने का, पावर के, सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। और न भी हस्तांतरण तुरंत हो पाए क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला था, तो ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि बस अब सत्ता हस्तांतरित होने वाली है, ताकि जो सैनिकों में, ब्रिटिश इंडिया के भारतीय मूल के सैनिकों में जो विद्रोह का गुस्सा है, वो गुस्सा शांत हो जाए कि नहीं भाई ब्रिटिश जाने वाले हैं, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। ये एक चाल थी। तो अंग्रेजों को ये समझाया गया कि आप कुछ करिए ऐसा कि एक मैसेज जाए कि अब सत्ता जल्दी से भारतीयों के हाथ में आने वाली है। उधर जिन्ना को संतोष दिलाने के लिए और जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए, जिन्ना की अपनी आबादी को संतुष्ट करने के लिए, जिन्ना को भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि जो नौसैनिकों के विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम में एकता हो गई। ये जिन्ना को ही नहीं पसंद आया। तो जिन्ना ये चाहते थे, गांधी नेहरू ये चाहते थे कि जल्दी से सत्ता हस्तांतरण की बात बाहर आ जाए, लोगों में चला जाए ये मैसेज कि अब सत्ता हस्तांतरित हो रही है, ताकि लोग शांत हो जाएं। और दूसरा, जिन्ना का मकसद था अंग्रेजों से कि उन्होंने बताया कि आप ऐसा संकेत दीजिए कि पाकिस्तान बस बन नहीं वाला है, ताकि उनके लोग शांत हो जाएंगे। जो उम्मीद उसने पैदा की थी जिन्ना ने, तो उस उम्मीद को पूरा करना था। तो जिन्ना इस बात का कंसेशन लिया अंग्रेजों से कि जल्दी से आप ऐसी व्यवस्था करिए कि पाकिस्तान भाई बिल्कुल बनना तय हो गया, निश्चित हो गया है। और इधर गांधी नेहरू को कि अब सत्ता हस्तांतरण होने वाला है। ये सारी कवायद की गई, सारा कुछ किया गया सुभाष चंद्र बोस को भारत आने से रोकने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ऑलरेडी उन्होंने सिंगापुर में एक निर्वासन की सरकार उन्होंने बना लिया था, उसके वो राष्ट्रपति अपने आप को उन्होंने घोषित किया था। वो बाकायदा सरकार थी। करीब करीब 13 देशों से, 11 या 13 देशों ने मान्यता प्राप्त की हुई थी। 13 कंट्रीज ने, करीब करीब 13 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था। अब सोचिए, 13 देशों ने उस सरकार को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। उनके पास रिकॉग्निशन थी, मान्यता प्राप्त सरकार थी। तो वो अगर सत्ता आते और विद्रोह होता और सत्ता में लौटते तो उन्हें कुछ करना नहीं था। वो पहले से ही घोषित राष्ट्रपति थे देश के। उनको यहाँ आने से रोकने के लिए सारी कवायद की गई और गांधी नेहरू ने गंदी चाल चलते हुए
सुभाष चंद्र बोस को रोका और देश को धोखा दिया। उस टाइम के तमाम पत्रकार और इतिहासकार सब बिक गए, सबको बाद में मंत्री बनाया गया, राज्यसभा का, पार्लियामेंट का मेंबर बनाया गया, विदेशों में उन्होंने एम्बेसडर बनाए गए, वहाँ मलाई काटी लोगों ने, ये सब खरीद लिए गए, सब बिक गए और सब ने गांधी नेहरू को ही नेता डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि 42 का आंदोलन इतना कामयाब हुआ कि अंग्रेज छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। 42 का आंदोलन एकदम फुस हो चुका था, खत्म हो चुका था, कोई मतलब ही नहीं था देश की आज़ादी से। 42 के आंदोलन की देश की आज़ादी में कोई भूमिका ही नहीं है, लेकिन भूमिका बनाई गई। बोस के साथ धोखा हुआ, पूरे देश के साथ धोखा हुआ। अगर सुभाष चंद्र बोस जी आए होते, देश का नेतृत्व उनके हाथ में होता, तो देश का विभाजन नहीं होता, देश में इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, देश में इतनी जानें नहीं जाए जितनी विभाजन के टाइम पे जितनी जानें गई। लोग अपना घर बार छोड़ के लूट पीट करके भागे वहाँ से, जान भी बची नहीं बची, आधे जिंदा बचे आधे नहीं बचे। ये सारी व्यवस्था, सारी विभीषिका के लिए, सारे इस दर्दनाक मंजर के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नेहरू जिम्मेदार है, जिन्ना जिम्मेदार है, इक्वली है। इसमें ये मत समझिए कि जिन्ना ज्यादा है नेहरू कम है, ना ना, नेहरू भी उतने ही जिम्मेदार हैं। नेहरू चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, नेहरू चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ना आए, तो सब जानते थे ना कि बोस अगर आ गए तो इंडिया का विभाजन नहीं होगा। तो आज वो दिन है जब आज से 80 साल पहले एक ऐसी शुरुआत हुई थी, नेवल रेटिंग्स में विद्रोह हुआ था रॉयल इंडियन नेवी में, जहां से देश की असली आज़ादी की शुरुआत हुई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।